जब मेरे मिस्टर की डेथ हुई उस समय 10 रुपए की भी इनकम घर में नहीं थी और 57 लाख का लोन, बैंक खड़ी हो गई सारी, घर का सारा गोल्ड सब कुछ बेच चुका था। यहाँ तक कि मैं प्रेशर कुकर भी बेच चुकी थी। 2007 में जब हम 6 महीने बॉम्बे हॉस्पिटल से जब बाहर निकले तो बैलेंस जीरो, कमाने वाला कोई नहीं, भी नहीं आता था। घर के पेपर कहाँ रखे नहीं मालूम था मुझे कि मैं किससे मदद मांगू। और ऐसे पीरियड में कोई भी नहीं आता, मतलब रिलेशन वाले भी नहीं आते हैं, कोई भी नहीं आता। मायका बहुत बड़ा है लेकिन वो भी खड़े नहीं होते। हमारी जालना के आजू बाजू की सब महिलाएं आई है जो आपसे, मतलब मैं चाहती हूँ कि आपसे कुछ ऐसा सुन के इंस्पायर होके जाए, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए। यस, तो अपना शेयरिंग वैसा होना चाहिए। बिल्कुल होगा। मैं शुरू करती हूँ। किसी भी महिला को अगर कोई व्यवसाय करना हो तो बहुत हिचकिचाहट तो होती है, पर उससे भी उसको मुश्किलों का जो सामना करना पड़ता है। आपने न केवल बहुत से अनेक क्षेत्रों में काम भी किया है और उसको सफलता करने के लिए सक्षम भी हूँ। तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए महिलाओं को अगर व्यवसाय करना है तो? सबसे पहले तो मैं आप सबको नमन करती हूँ। मेरे से सीनियर भी है, जूनियर भी है, लेकिन आज महिलाएं हैं, आप मेरे साथ जुड़ रही हैं, इसलिए आप सब मेरे गुरु हो गए। तो आप सबको मेरा नमन। जैसे काजल ने बोला है कि हमको हिचकिचाहट होती है, लेकिन ये डर हर महिला में क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पैदाइशी में खून में है कि हम हर जंग जीतते हैं। आप देखिए, कोई भी कहीं भी उम्र घट रही है ना? अपन बच्चे की उम्र बोलते कितनी घट गई, अब 45 हुई, 46 हो गई, अब जीने की उम्र कम हो रही। लेकिन एक महिला की माँ की गोद ऐसी है, गर्भाशय, कि जहाँ उम्र बढ़ रही है। आप देखिए 9 महीने के पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, हम बढ़ा रहे हैं 9 में। ये एक महिला के पास ही भगवान ने वरदान दिया है। तो ये फिर जब इतना बड़ा अपने पास वरदान है तो क्यों हिचकिचाहट? अभी सवाल ये होता है ना कि जो हाउस वाइफ होती है वो खुद को हाउस के अंदर कैद कर डालती है। आता उसको बहुत कुछ। अभी मैं आप लोगों की गिनना शुरू कराऊंगी ना कि क्या क्या आता था, आप लोग हाँ ये तो मुझे भी बहुत अच्छा आता है। तो ये जो हिचकिचाहट होती है कि हम घर के बाहर निकले तो फिर घर डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हम डर के मारे घर के बाहर नहीं निकलते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप घर के बाहर रह के भी काम करो तो उसको बहुत अच्छी महिला बोलते हैं। हम घर पे रह के जब हमारे साथ में हमारे टेढ़े मेढ़े आड़े टेढ़े पति को संभाल सकते हैं तो यार कमाना किस बड़ी बात है, फटाक से कमा सकते हैं। होता है ना, पति की हर बात सहन करनी पड़ती है। सुबह 5 बजे उठे ना अपन, तो अगर 7 बजे उठे तो डांट खाते हैं। रात को सोते समय सोच के सोना पड़ता सब्जी क्या बनाना है। वहां हिचकिचाहट होती है कि आपको ऐसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ ये डर निकाल दो कि हमें कुछ नहीं आता, ये एक डर निकल जाए तो पूरी दुनिया हमारी जेब में। आपको जो करेज अभी है वो बचपन से है या शादी करने के बाद है? आपका ऐसा कैरियर कब से शुरू? नहीं, मैं भी आपकी जैसी ऑडियंस में बैठा करती थी, शादी के बाद भी ऐसे ही थी। आज जो दिख रही हूँ उसमें जमीन आसमान का फर्क है। 2007 के पहले मैं टोटल हाउसवाइफ थी और हमारा जैसे गुजराती समाज है लेकिन हम लोग मारवाड़ी समाज में ज्यादा रहते हैं, तो घर में घूंघट था। तो घूंघट में रहते हुए हम लोग ज्यादा कहीं बाहर नहीं निकल पाते थे। ना मुझे यहाँ की सब्जी मंडी मालूम थी 2007 के बाद, थोड़ा बहुत आता था मुझे तो वो मैं करती थी। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आई कि हम लोग जहाँ जॉब करते थे वो जॉब छोड़ के 86 में हम लोग जालना शिफ्ट हुए। और जब जालना शिफ्ट हुए तो मेरे मिस्टर कॉलेज के लेक्चरर थे, लेकिन वो जॉब छोड़ के जालना है तो यहाँ जॉब नहीं मिली।
उस पीरियड में हमको RHU स्कूल में मिस्टर को जॉब मिली 500 रुपए महीने पे। आप सोचिए 500 रुपए में क्या होता होगा, क्योंकि 600 रुपए घर का किराया था मेरा। फिर मैं सोची मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं आता, हाउस वाइफ जैसे भी आप लोग सोच रहे हैं ना। लेकिन यहाँ जब देखा, सबके क्वेश्चन के आंसर सुने, तो आप एक अच्छी बिजनेस वुमन से है, क्योंकि जब आपको विक्रम टी के हाव भाव सब मालूम है तो आप तो बिजनेसमैन हो। तो जब मैंने वो सोचा कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि मैं क्लासेस चालू करूं। अब क्लासेस में मुझे आता बहुत कुछ था, लेकिन कभी प्रैक्टिकल अनुभव नहीं। तो मैंने पहली बैच जो शुरू करी, तो शुरू की कि सुई धागे से बटन कैसे टाकना, तुरपाई कैसे करना, फिर फटा हुआ को कैसे सिलना। तो मुझे कुछ लेडीज आके बोले ये तो घर घर में सबको आता है। मैं कही ये लेडीज के लिए नहीं है, ये उन लड़कियों के लिए है, उन लड़कों के लिए जो आपसे पढ़ने के लिए दूर जाने वाले हैं। अगर वो 7वीं 8वीं 10वीं के बाद पढ़ने बाहर गए, उसको आप बटन टाकना नहीं सिखाया तो पागल हो जाएगी बच्ची, बटन टूटा हुआ कैसे करूं। तो मुझे वो सिखाना है कि उनको बटन से। तो पहले दिन जब मेरे साथ बात हुई, तो हमारे पास 10 लड़कियां, लड़के और लड़कियां मिक्स आए, और विद इन 3 महीने में मेरे पास 450 बच्चों की रेंज आ गई, और फीस थी 3 रुपए। ओनली 3 रुपए पर स्टूडेंट से फीस लेती थी मैं। तो वहां से मुझे समझ में आया कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि सुई धागे का काम क्या कर सिखाना, तुरपाई करना। लेकिन जब बच्चों ने, मेरे पास कॉलेज स्कूल के बच्चे आए, कुछ बच्चे ऐसे थे कि जो 10th क्रॉस कर चुके थे, हॉस्टल में ऑलरेडी चले गए थे, और वहां उनको जब ये चीज तकलीफ हुई, तो उन्होंने मेरे पास आना शुरू किया कि आंटी हमको भी सुई धागे का काम सीखना है। तो पहला मेरा बिजनेस में पैर पड़ा सुई धागे से। उसके बाद ड्राइंग, डांस शुरू किया। एक महिला को कितना जरूरी है कि वह अपने घर परिवार के आर्थिक परिस्थिति और नतीजों को जानना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मैं बहुत बहुत बुरी हालत में से गुजरी हूँ। 2007 में मेरे मिस्टर का डेथ हुआ। उस पीरियड में हम लोग बॉम्बे हॉस्पिटल के ICU में, कोमा में मेरे मिस्टर पौने 6 महीने थे। आप कल्पना करो क्या बिल आया होगा। 57 लाख का बिल ICU का आया। और जब हम बाहर निकले तो खाली हाथ लौटे। अब उस समय मैं क्लासेस लेती थी, लेकिन बाहर की दुनिया मैंने नहीं देखी थी। कि मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरे मिस्टर का बैंक का अकाउंट कौन सी बैंक में है। अकाउंट नहीं मालूम, घर के पेपर क्या होते हैं नहीं मालूम, मेरा बैंक का अकाउंट, चेकबुक क्या चीज होती है नहीं मालूम। उसके बाद में हमारा इनकम टैक्स वकील कौन है नहीं मालूम। अब ये सब चीजों को हैंडल करना मेरे लिए वो 4 साल इतना खतरनाक गया कि, और एक सबसे बड़ी तकलीफ कि मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, टोटल हिंदी। हम लोग बहुत छोटे गांव के हैं, जहां लड़कियों को पढ़ाना मतलब मार देते थे। ऐसे गांव में से मैं जन्म लिए वाली लड़की हूँ। तो उस समय मुझे ऐसा लगता था कि मेरे मिस्टर जब मुझे बताते थे कि आ तू इधर चेक पे साइन कर, तो मैंने क्यों क्वेश्चन नहीं किया कि ये चेक क्या होता है, इसमें तुम क्या लिख रहे हो, कौन सी बैंक है। मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरे पति का इंश्योरेंस कौन सी कंपनी का है, मैं कहाँ क्लेम करूं। और मेरा बच्चा 10th में था, बड़ी बच्ची मेडिकल में थी, लेकिन दोनों पढ़ाई बंद करने की कगार पे आ गए थे, क्योंकि एंट्री का जो पैसा कमाने का साधन टोटल 100% बंद हो चुका था। तो आप जो भी महिला है, आप ये सोचते हैं कि हाउस वाइफ हमको क्या करने का है ये चीजों के लिए। आप कितने लोगों को मालूम है कि आपका विक्रम टी का जो पैसा आता कौन सी बैंक में आता है, चेक कैसे भरते हैं, क्रॉस चेक, कुछ भी नहीं आता। यहाँ तक कि ये अभी अपन मोबाइल लेते हैं ना, ये सब सीख लिए आप। व्हाट्सएप चलाते हैं, कौन सिखाया, कोई नहीं सिखाया ये आपको, लेकिन आज हम लोग सीख गए हैं। तो प्लीज मेरी आप लोगों से बहुत बड़ी विनती है कि आप घर जाके सबसे पहला कदम ये उठाओ कि ये सब चीजें आपको मालूम होने चाहिए। आपके घर के प्रॉपर्टी के पेपर कैसे होते हैं, PR कार्ड कैसा, कल गलत कोई आपसे साइन न करा दे।
क्योंकि मेरे साथ होते होते मैं बच गई कि गलत पेपर पे साइन कर चुकी थी मैं, लेकिन बच गई। तो उस समय मुझे इतना फील होता था कि जब मिस्टर सिखाते थे और हम सीखते नहीं थे, और आज पछताते हैं। तो ये एक मुझे सबक बहुत बड़ा मिला कि ये सीखना चाहिए हर महिला को, हर लड़की को, चाहे आपका काम में आए या न आए। मैं ये नहीं बोलना चाहती कि हमारे को परिवार में ऐसी दुखद घटना आए, लेकिन आप कंधे से कंधा मिलाना चाहती हैं, तो ये चीजें तो आपको सीखना होगा, बेसिक चीजें। आपने बीए एलएलबी करने के बाद 2017 में बीमा और वित्त में एमबीए पूरा किया। इस निर्णय के पीछे क्या प्रेरणा थी? ये श्रेय मुझे इस बिजनेस में आने का सबसे बड़ा श्रेय मुझे भावेश पटेल पे ही जाता है। जब मेरे मिस्टर की डेथ हुई उस समय 10 रुपए की भी इनकम घर में नहीं थी, और 57 लाख का लोन, बैंक खड़ी हो गई सारी, घर का सारा गोल्ड सब कुछ बेच चुका था, यहाँ तक कि मैं प्रेशर कुकर भी बेच चुकी थी। ये कंडीशन में से मैं चल रही थी, और उस समय भावेश भाई ने मुझे एक ही बात कहा कि आंटी आप एक मीटिंग अटेंड करने आओ। तो मुझे झिझक होती थी कि क्योंकि भावेश भाई को हमारे जेठ के बेटे लगते हैं, ये हम मान के चलते थे। मैं कहा इतने बड़े आदमी से मैं कैसे बात करूं, लेकिन मैं गई तो वहां पर एक लीड चल रहा था, लैंडमार्क कोर्स। तो वो कोर्स 1 घंटे का लीड था। फिर मुझे भावेश भाई बोला आपको बॉम्बे जाना पड़ेगा। अब वो भावेश भाई को मना नहीं कर पा रही थी, मुझे जाना नहीं था, क्योंकि वो 3 दिन का सेमिनार सुबह 9 से लेके शाम के 7 बजे तक होता था, और टोटल इंग्लिश में होता था, और बिल्कुल साइलेंट मूवमेंट्स पे, कोई चीज की आवाज नहीं होना। आप सोचो 9 बजे से 7 बजे तक एक लेडीज ऐसी चुपचाप बैठी रहे, इम्पॉसिबल है। इधर गर्दन नहीं, इधर गर्दन नहीं। तो मैं बोली मुझे नहीं जाना है, तो भावेश भाई बोले आपको जाना तो पड़ेगा। मैं कहा ठीक है। और तब इतना हम लोग बात नहीं करते थे, काजल से भी और भावेश भाई से भी। तो मैं गई बॉम्बे। बॉम्बे जाने के बाद पहला दिन क्लास किया, शाम तक 5 बजे मेरा सिर के वाट लग गई थी ना, इतना फट गया था मेरा सिर दुख दुख के, और मैं रोने जैसी कंडीशन में आ गई थी कि किसी से बात ही नहीं, कोई पहचानता ही नहीं, और इंग्लिश पूरा ऊपर से जा रहा है। तो मैं रिटर्न टिकट निकाली और मैं बोली चुपचाप चली जाऊंगी, घर में 2 दिन बंद हो जाऊंगी, तो भावेश भाई को ये लगेगा मैं 3 दिन सेमिनार अटेंड कर रही हूँ। ये मेरे मन की कल्पना थी, लेकिन वो मालूम नहीं कहाँ से लीक हो गई कि मैंने रिजर्वेशन करवा लिया। तो वहां पर एक लेडी आई, उसने मुझे बोला आपको जाना है तो जाओ, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन का आंसर दे के जाना, आप 10 मिनट हॉल में बैठिए बस, उसके बाद आप चले जाना। मैं कहा जब 8 घंटे बैठ सकते हैं तो 10 मिनट कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं बैठ गई। हॉल के अंदर करीब करीब 4,500 ऑडियंस, उसमें वो लेडी ने क्वेश्चन किया, मेरा नाम लेके बुलाया खड़े हो जाइए। मैं बोली ये तो गले में फांसी का फंदा लग गया, पहले ही थर हो रहे अपन, अभी आप लोगों में से किसी को खड़ा करोगे तो वही कंडीशन होगी ना, पसीने से तर। तो वहां मुझे एक क्वेश्चन किया कि मैडम आपने रिटर्न टिकट निकाल ली है? मैं कहा हाँ। तो बोले क्यों? मैं कहा मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, तो यहाँ 9 घंटे बैठ के करूं क्या मैं? और तो मोबाइल भी नहीं था कि अपन नीचे झुक के व्हाट्सएप चला ले, वो भी नहीं था। तो बोले मैडम एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, अगर वो पटा तो आप रुको, नहीं तो चले जाइए। उन्होंने क्वेश्चन क्या किया, आप माँ हो? मैं कहा हाँ। तो माँ को कैसे मालूम पड़ जाता है कि 2 साल बच्चा जब तक बोलता नहीं है तब तक माँ को कहाँ से मालूम पड़ता है कि वो भूखा है, उसका पेट दुख रहा है, कि उसकी गर्दन में मोच हो गई है, कि कमर में लचक हो गया, पर नहलाते धुलाते वक्त होता है कि मांड बढ़ गई, बोलते हैं ना, गैस हो गया। तो उसकी रोने की जो कर्कश आवाज होती है या चेहरे के हाव भाव, उससे मालूम पड़ जाता है। तो बोले ये यहाँ पे करना है आपको। आप क्यों सोच रहे कि इंग्लिश चल रही है? आप सामने वाले का इंप्रेशन देखो, उससे आप समझ जाओगे। और रियल में जो 3 दिन मैंने निकाले, उसके बाद में मेरी लाइफ स्टाइल पूरी चेंज हो गई। मैं मार्केट में बिंदास उतरी,
जिसको समझ में आए इंग्लिश ना आए मुझे कोई परवाह नहीं था, मेरे को हिंदी बोलना है, उसको समझाना है, मैंने शुरू किया। और फिर जैसे इन्होंने कहा कि क्वेश्चन किया कि मैंने 2019 में 59 की एज में मैंने एमबीए किया कॉलेज जाके। वो क्यों किया? उसका वजह एक ही था कि मैं चाहती थी कि किसी भी आदमी से या लेडीज से अगर मैं मेरे बिजनेस के लिए पैसा लेती हूँ, एलआईसी का बिजनेस है, तो उसको सही जगह पे लगना चाहिए। कल उठ के उसको कहीं ऐसा न लगे कि मुझे शाह मैडम ने गलत प्लान दे दिया या गलत दे दिया। तो मुझे वो चीज की नॉलेज पूरी चाहिए थी। वो चीज में शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी ब्रोकर सारा, तो मुझे एमबीए करना पड़ा। और मैं जब कॉलेज में एडमिशन लेने गई तो थोड़े दिन तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि सब 24 साल के बच्चे और मैं 59 एज की। लेकिन मैंने वो जंग जीती और मैंने वो एलएल पूरा एमबीए किया 2019 में। उसके बाद में 2021 में सीएफपी किया। 2023 में इंटरनेशनल लंदन यूनिवर्सिटी से एनआरआई की एग्जाम भी पास आउट हुई। जालना में आपने नवरंग कला केंद्र की स्थापना की थी, तो वो विचार कैसे आया और इसको चलाने में कौन कौन सी चुनौतियां आई? बहुत टफ क्वेश्चन है ये। जिस लेडी को कोई पहचानता भी न हो और वहां अपने क्लासेस लेना, तो पहली मैंने कोशिश की थी सुई धागे से। उसके बाद में मैंने सोचा था कि मुझे कथक बहुत अच्छा आता था बचपन से, तो मैंने सोचा चलो अपन कथक की डांस शुरू करेंगे। लेकिन माहौल ऐसा था कि कोई पहचानता नहीं था, और डांस सिखाना बोले तो सारे लोग बोलते थे कि नहीं, कथक क्या हमारी बच्ची क्या रोड पे डांस करने वाली है क्या, हमको नहीं सिखाना। तो ये बहुत सारी चुनौती आना शुरू हो गई, और वहां से बच्चों को लेकर आना। तो मैंने, आप विश्वास नहीं करेंगे, साइकिल कम से कम दिल्ली में 15 किलोमीटर पैदल घूमती थी। जो घर में दरवाजा खुला दिखा वो घर में जाती थी, उनको बोलती थी कि मैं ऐसे कथक क्लास लेती हूँ, ऐसे में सुई धागे की क्लास लेती हूँ, पेंटिंग 3 रुपए महीना, मेरे को फीस है, आप भेजिए। तो पहले जो शुरू में 1 साल गया, तो ऐसा गया कि एक भी, मतलब जो सुई धागे की जो क्लासेस चलती थी वो सिर्फ छुट्टियों में चलती थी, वेकेशन में। लेकिन वेकेशन में अगर आपका खर्चा अगर है तो साल भर में तो खर्चा लगना है ना। तो उसके लिए मुझे घर घर जाके कुछ लोगों को रिक्वेस्ट की, नहीं आप भेजो तो सर 2 दिन 3 दिन। ऐसा करते करते धीरे धीरे मैंने क्लासेस बढ़ाई, और आखिरी में जब मुझे लगा कि अब मैं अपने पैर पे खड़ी हो सकती हूँ, तो जालना में नवरंग कला केंद्र के नाम से मैंने एक संस्थान चालू करी। वहां मेरे जैसे जो लेडीज थी जिनको बहुत कुछ आता था, लेकिन उनके पास जैसे मुझे स्टेज नहीं मिला, तो मैंने ऐसे करीब 45 लेडीजों को इकट्ठा किया जो हर चीज में माहिर थी। उसके अंदर एक लेडी पापड़ बनाने में माहिर थी, एक मोती के गहने बनाने में, एक फूलों के गजरे बनाने में। ऐसे हमने महिलाओं की टीम तैयार करी, और फिर हम लोगों ने जैसे अभी कैसा सेमिनार हो रहे हैं वैसे सेमिनार शुरू किए, और फिर वहां से हमारी क्लासेस चालू कर। आज वो सारी लेडीज अपने अपने बिजनेस में उतर गई हैं। आज मेरे पास नवरंग कला केंद्र नहीं है, लेकिन वो सारी लेडीज आज अपने अपनी कार में घूम रही है। ये मुझे बहुत खुशी होती है। सिर्फ एक गजरा बनाने वाली लेडीज के पास अगर खुद की कमाई से कार आ जाए, तो आप सोचिए आप लोग भी कर सकते हैं। मैं एक ऐसा क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ जिसे पूछने से पहले मुझे गुज़बम आ रहे हैं। आप भी इसको ध्यान से सुनेगा। कहीं ना कहीं अपने साथ, मतलब कब क्या हो जाए, अभी लाइफ इनप्रिडिक्टेबल है, कब क्या हो जाएगा नहीं समझ सकते, नहीं सोच सकते। उसमें से कैसे निकलना है वो वे अपने को ढूंढना पड़ेगा। आपकी पति के असमय निधन के बाद आपको किन सबसे कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? एक हाउसवाइफ हो कि बिजनेसमैन हो, उसका अगर सितार चला गया, घर का कमाने वाला बंदा चला जाए, तो घर की हालत कल्पना से भी ज्यादा बेहतर खराब होती है। बराबर है? 2007 में जब हम 6 महीने बॉम्बे हॉस्पिटल से जब बाहर निकले, तो बैलेंस जीरो,
कमाने वाला कोई नहीं, और मेरे मिस्टर कॉलेज में लेक्चरर थे, तो उनका भी इनकम जीरो हो गई। सबसे बड़ी तकलीफ हुई 57 लाख का कर्जा फेंकना, और तीसरे या चौथे दिन बैंक के लोग खड़े हो गए, मैडम इंटरेस्ट पर मंथ इंटरेस्ट 52,000 रुपए का इंटरेस्ट था, और मेरा बच्चा 10th के एग्जाम में था और बच्ची मेडिकल कॉलेज की एंट्री कर चुकी थी। तो मैंने सोचा कि इनको फीस कैसे भर पाऊंगी, मैं नहीं कर पा रही थी। तो हुआ ये कि 15 दिन तो दुख के निकल गए, सब लोगों का आना जाना था, लेकिन 18वें दिन ऐसी कंडीशन आ गई कि मेरे पास घर में दूध का भी व्यवस्था नहीं कर पाई मैं, सॉरी। तो फिर मैं सोची कि ये सब लोगों से मैं कैसे निपटूंगी, कुछ भी नहीं आता था, घर के पेपर कहाँ रखे नहीं मालूम था मुझे कि मैं किससे मदद मांगू, और ऐसे पीरियड में कोई भी नहीं आता, मतलब रिलेशन वाले भी नहीं आते हैं, कोई भी नहीं आता। मायका बहुत बड़ा है लेकिन वो भी खड़े नहीं होते। 15 दिन सब साथ में थे। 16वें दिन 17वें दिन मैं सोचती बैठी थी, मुझे लगा कि ये जंग मैं नहीं जीत पाऊंगी, और मैं अक्षरता मैं मार्केट में गई और जहर की बोतल लेके आई थी, सॉरी। तो मैं बच्चों के खाने में जहर घोल चुकी थी, तो मेरे दोनों बच्चे बैठे थे, मैं बोले तुम लोग खाना खाओ फिर मैं खाना खाती हूँ। तो इतने में 3 मेरे फ्रेंड के जो जूनियर पार्टनर थे, LIC बिजनेस में एजेंट थे, वो तीनों सडनली मेरे घर के अंदर घुसे, तो बोले आंटी आज हमको भी आपके साथ खाना खाना है। तो मैं बोली मैं आपके लिए दूसरा खाना बनाती हूँ, ये खाना मेरे बच्चों का है। तो बोले नहीं, हमको इसमें से 2 घासे तो खाना है आज। अब मुझे मालूम था कि मैंने क्या किया है, मैं उनको कैसे दे सकूं। तो मैं बोली कि नहीं, मैं दूसरी रोटी डालती हूँ आपको और कड़ी दूसरी बनाती हूँ। तो बोले कि नहीं, हम इसमें से एक घासा खाएंगे और चले जाएंगे। उन्होंने घासा तोड़ा और मैंने थाली उठा के फेंकी। तब मेरी बड़ी बेटी पूछी क्या हुआ मम्मा। मैं कहा बेटे इसमें मैंने खेत की दवा डाल दी थी और मैं तुमको मारने के बाद मैं खुद मरना चाहती थी। तो मैं वो तीनों जो है, इसमें से एक पुरुषोत्तम राठी करके हैं, एक आशीष रामेश्वर अग्रवाल, ये तीनों को मैंने कहा आप लोग कैसे। बोला हमने आपको दुकान में से हमारा स्टाफ ने जहर लेते हुए देख लिया था और उन्होंने फोन करके बोला कि सुनंदा आंटी जहर लेके जा रही हैं। तो बोले आप क्यों मरना चाहती है, आपको जीना पड़ेगा बच्चों के लिए, आपको सपना पूरा नहीं करना है। मैं बोले मुझे कुछ भी नहीं आता है, LIC ऑफिस में बैठूं क्या करूं, क्योंकि ABCD भी नहीं मालूम मुझे। हम लोग पढ़े हुए LLB थे, पर चंबल घाटी की बेटी होने से हिंदी मीडियम था। तो बोले आंटी आप बाहर निकलो, हम सब काम करके देंगे। तो बच्चों ने मुझे खींच के ऑफिस लेके गए, और फिर मैंने सोचा कि जब पढ़ना ही है तो हमारे पास एक प्रिंसिपल थे गुजराती स्कूल के, प्रभा मांडलिया। तो उनकी जो भाई की बेटी थी वो ट्यूशन लेती थी नर्सरी स्कूल के बच्चों की। तो मैं फरवरी में उसके पास गई कि एक बच्चे को एडमिशन चाहिए, तो बोले कि नहीं मिलता क्योंकि मार्च में एग्जाम है। मैं बोली बच्चा बहुत ज्यादा वीक है। तो बोला आंटी किसी भी कीमत में नहीं, क्योंकि फिर पेरेंट्स झगड़ेंगे कि परीक्षा पास क्यों नहीं हुआ। मैं कहा वो बच्चे का पेरेंट्स कभी आएंगे नहीं तेरे दरवाजे पे। तो बहुत मुश्किल से वो तैयार हुई। उसके बाद मेरा ऑफिस सदर बाजार पुलिस स्टेशन पे था और उनका घर मिशन हॉस्पिटल के पीछे बैक साइड में। मैं ऑफिस पे आई, छोटे बच्चों का जो स्कूल का बैग होता है ना, वो बैग खरीदा, पाटी, पेंसिल, रबड़, कंपास और 4 लाइन की कर्सिव राइटिंग का नोटबुक, और जैसे छोटे बच्चों का टिफिन देते हैं ना वैसे डब्बा, उसमें 2 पार्ले बिस्किट और पानी का बोतल पूरा शोल्डर पे लगाई, और मैं साइकिल से मेरे ऑफिस से वहां तक गई। तो मेरी बेटी बोली कि मम्मी ऐसा मत कर, तो रिक्शा में चली जा। मैं बोली मेरे को मेरा झिझक जो होता है ना कि स्कूल सब देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि इतनी बड़ी लेडी स्कूल का बैग लेके जा रही। मैं कहा मुझे वो डर निकालना है, जब तक ये डर निकलेगा नहीं
मैं अपने पैर पे खड़ी नहीं रह पाऊंगी। और जब मैं वो क्लास के अंदर गई तो नर्सरी क्लास के बच्चे ट्यूशन ले रहे थे, तो मैं बैठ गई नीचे। तो वो श्रद्धा बोली, आंटी बच्चा कहाँ है? मैं कहा ये बच्चा खड़ा है तेरे सामने। तो बोले आपको तो मैं घर पे आके पढ़ाऊंगी। मैंने कहा मुझे वैसा नहीं पढ़ना है, मुझे बच्चों के बीच में ही एबीसीडी सीखना है। और 3 महीने में जब मैंने 450 नोटबुक लिख के निकाली, तब मुझे एबीसीडी की कर्सिव राइटिंग समझ में आ गई। और वहां से मैंने पहली जो मेरी सफलता की सीढ़ी थी कि मुझे आगे बढ़ना है और झिझक अपना डर कम करना, और वो मेरी पहली सीढ़ी मैंने वहां से शुरुआत की। और उसके बाद में धीरे 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 इस कदम पर आ गई कि आज जालना में नंबर 1 पे अपने बिजनेस में हूँ। मेरा खुद का ऑफिस हो चुका है, खुद की कार है। मैं साइकिल से बाइक सीखी, बाइक से कार सीखी। और उसके बाद में हमारा एलआईसी का एक कॉन्फ्रेंस होता है ऑल इंडिया लेवल पे, वो कनाडा में होता है। मैं यहाँ से ऑल इंडिया लेवल पे सिलेक्ट हुई और मैं कनाडा भी जाके आई विदाउट इंग्लिश के। आपने अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाई और उनकी शादी भी की। एक माँ व्यवसायी और नौकरी के दुखी, यह सफर कैसा रहा? बहुत टफ रहा। आप समझ सकेंगे कि 2007 में बच्चा 10th में था, सीबीएसई कोर्स में, उसने मेरिट में 2nd आया था, लेकिन पढ़ाने के लिए पैसा नहीं था। फिर भी हिम्मत की थी कि चलो अभी ऑफिस ज्वाइन कर लिया तो कुछ ना कुछ तो कमा लूंगी मैं। और फिर मार्केट में उतरने के बाद किसके पास जाना और वहां से हमारा एलआईसी का बिजनेस उठाना, तो उसमें कुछ हमारे इसी कंपनी के रोल है। इन लोगों के पास मैं गई थी स्टाफ में कि मुझे 500 रुपए 400 रुपए कुछ तो दो प्रीमियम के, ताकि मैं एक पॉलिसी बेच सकूं। तो ये खड़े हैं, वो खड़ी बच्ची, ये सब लोग मेरे साथ खड़े हो गए। और आप विश्वास करोगे कि जो भाईसी की आप फैक्ट्री देख रहे हैं ना, वहां पे बाहर मैंने स्टॉल लगाई थी। जितने भी लोग जा रहे थे उनसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज आप एक पॉलिसी ले लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। और उस समय डर बहुत लगता था ना बेचना अपने को, कोई भी चीज मार्केट में उतरना। तो मुझे ये लोग सब कंधे लगा के खड़े थे कि इन्होंने मुझे जरा भी महसूस नहीं कराया कि आंटी आप अकेले हो। जैसे आज आप लोगों के साथ खड़े हैं, आप अकेले नहीं हो। ये दो थंब बहुत मजबूत है। तो वहां से मैंने शुरू किया। इसके बाद में मेरी बेटी फिजियोथेरेपी का इंटर्नशिप कर रही थी, तो उसने मुझे बोला कि मम्मी फीस बहुत है। तो मैं तो पराया धन हूं, मैं ससुराल चली जाऊंगी, मेरी इनकम वहां चली जाएंगी, तो मैं तेरे साथ नौकरी पे आ जाऊंगी और पीयूष को पढ़ाओ। पीयूष बोलता है कि मम्मी पापा का सपना था बच्ची को डॉक्टर बनाना, तो मैं घर पे रहूंगा उसको पढ़ा। और दोनों भाई बहनों में फाइट शुरू हो गई। स्कूल का कॉलेज के एडमिशन शुरू हो चुके थे, वो दोनों फॉर्म भरने को तैयार नहीं थे। फिर मैंने कहा तुम दोनों जाओ पढ़ने, मेरे से जो बनेगा वो मैं करने वाली हूँ। फिर मैंने 18 घंटे की दौड़ लगाना चाहिए। सुबह 6:30 बजे ऑफिस आती थी, रात को 2 बजे घर पे जाती थी। और इन लोगों को ये सब फैक्ट्री से बाहर निकलने के बाद इन लोगों को बोलती थी मेरे को बताओ कमाना कैसा है, मैं किसके पास जाऊं पॉलिसी। फिर वहां से मैंने खुद को भी सीखना शुरू किया। मतलब एलआईसी की जो ट्रेनिंग होती है म्यूचुअल फंड की, वो ट्रेनिंग शुरू करी सीखना। और पढ़ाई का पहले ही धुन सवार चढ़ चुकी थी कि पढ़ना है, तो पढ़ना शुरू किया। और फिर मेरी बेटी ने टॉफिल की एग्जाम फिजियोथेरेपी में टॉप करी। उसको फिर मैं बोली तू जा बेटा, तेरे को कनाडा वाले बुला रहे, तो चली जा। तो बोले मम्मा कनाडा जाते समय भी कम से कम 4 लाख रुपए का खर्चा आएगा, तो जाते से पेमेंट नहीं मिलेगा। तो मैं कहा ठीक है हो जाएगा। उस समय फिर हम लोगों ने 18 घंटे की जगह 24 घंटे जो बोलते हैं ना भगवान ने दिए, मैं 22 घंटे ऑफिस में वर्क चालू किया। मेरे साथ एक्टिवा थी, एक काइनेटिक, उसके आगे मैं 2 फोल्डिंग चेयर लगाती थी, चाय का थर्मोस, मेरा बिस्किट, वो सब लेके घूमती थी पूरा। जहां मुझे लगा कि रात हो गई है, तो जहां मेरा ऑफिस आया वहां ऑफिस में आके मैंने काम शुरू करती थी दिन भर का।
और मेरी बच्ची आज मुझे बहुत अभिमान होता है कि जिसको मैं मार डालना चाहती थी वो आज कनाडा में मेडिकल चीफ ऑफिसर के गवर्नमेंट के ऑफिस के पद पर है। तो ये शुरुआत जब मैंने की थी तब मेरे जमीन के नीचे खड्डा था 52 लाख का 57 लाख का, और आज वो खड्डा बंद करके जब मैं यहाँ पहुंच सकती हूँ तो आप लोगों के पास तो खजाना है, आपके पति का बिजनेस आपके पास है, आप वो बिजनेस को भी हाथ लगाएंगे तो आप करोड़पति हो जाएंगे खुद का ही। आपको कोई जरूरत नहीं है पति से मांगने की मेरे को एक साड़ी का पैसा चाहिए, कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल कर सकती हो। उसमें एज का कुछ नहीं है। मैं आज 64 की एज की हूँ। मैं कल रात को 2 बजे मेरे घर से निकली थी इंदौर से, सुबह 12:30 बजे जालना के यहाँ पे माड़ के गणपति वहां पर रुकी, वहां कपड़े चेंज करे और यहाँ आई हूँ। 60 दोनों पैर में 80 टाके हैं, लेकिन फिर भी आज मैं ऑफिस 18 घंटे बैठती हूँ। तो आप लोगों के पास तो ये ऐसा सब कुछ है ना, किसके पास उसमें से नहीं है? आपके पास घर है, परिवार है, ताकत है, दुकान है, और सबसे बड़ा ये बैनर है। फिर आप उसकी नहीं, और सबसे बड़ा ये 2 है ना यार आप लोगों के पास खजांची, जो कुबेर का खजाना है। लूटो इन लोगों को, आराम से कमा लो। आपको इतनी सफलता मिली LIC के एजेंट के रूप में, तो आप अपने आप को कौन से नंबर पे देखती हो? कहाँ थी, कहाँ आ गए? यस, जैसे मैंने कहा ना, मेरे पास 10 रुपए की भी नोट नहीं थी, और आज मेरे पास सब कुछ है। मैंने 57 लाख का कर्जा फेंक चुकी हूँ, खुद का घर है, खुद का ऑफिस है, बाहर कार खड़ी है, ड्राइवर है, स्टाफ है, सब कुछ हो चुका है मेरे पास आज। तो अब लगता है कि मैंने क्या खोया और क्या पाया। ठीक है, आज मेरे पास मेरा पति नहीं है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन मैंने आज भी मेरे पति के हार नहीं पहनाती हूँ। मुझे ये लगता है कि मेरे पति है मेरे साथ। मैं अभी भी महसूस करती हूँ हाथों में कि मेरा हाथ है उनके साथ। जिस दिन मैंने ये महसूस करना बंद कर दिया कि मैं घर से खाली हो गई, उस दिन मेरे साथ एक सांस भी नहीं ले पाती थी मैं। तो होता क्या था कि जब कुछ भी समझ में नहीं आता था, क्योंकि LIC के पूरे इंग्लिश में पेपर आते थे, तो उसको सॉल्व कैसे करना, तो तब तक ये फोन आ चुके थे, फोन से फोटो खींचना। फिर हमारा ऑफिस रोड पे था, कोई भी बच्चे कॉलेज के जाके उनको बुलाती थी मैं, इधर आओ ना, 10 मिनट है क्या? तो बोले क्या बात होगी? मैं कहा मेरे को इतना सा क्वेश्चन समझा दो ना। तो कुछ बच्चे हाँ बोलते थे, कुछ बच्चे बोलते थे नहीं आंटी बाद में। तो ऐसे भी होता था। कुछ कहीं कहीं तो रात को 10:30 बजे बस स्टैंड पे गई, पेपर समझना था, तो वहां के जो टिकट काउंटर वाले हैं ना, उनको 10 मिनट है, मेरे को ये क्वेश्चन का हिंदी में मीनिंग बता दो ना, तो लोग हेल्प करते थे। मतलब आपके दिमाग में अगर जुनून जिंदा हो गया, जितपना जीत गया कि आपको जंग जीतनी है, तो सारी कयामत आपके साथ आ जाती है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। हर कोने कोने में आपके लिए कोई ना कोई खड़ा मिलेगा आपको, लेकिन आपके जिद्दपना आना चाहिए। जुनून जो होता है ना कमाने का, वो आ जाना चाहिए। और आज LIC के अंदर नांदेड़ डिवीजन में नंबर 1 पे नाम है। आप जालना में कहीं भी LIC का नाम निकालेंगे तो वो मेरे ऑफिस में पहुंचा देंगे मेरे घर, आपको नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। और ऑल इंडिया लेवल पे मेरा सिलेक्शन हो चुका था, मैं जा चुकी हूँ कनाडा। ये इतनी बड़ी अचीवमेंट, एक हाउसवाइफ और भी अंगूठा छाप, इंग्लिश नहीं आती, जब ये जीत सकती है, तो आप लोग तो बुलंदी के बादशाह हो, जीत जाओ यार। आज आपकी बेटी कनाडा में मेडिकल ऑफिसर है, बेटा भी पारिवारिक व्यवसाय संभाल रहा है, तो उनको कितना गर्व होता होगा आप पे? बहुत फक्र करते हैं मेरे बच्चे। एक छोटा किस्सा बताना चाहूंगी मेरे बच्ची के लिए। हमारे इसमें LIC के अंदर एक टारगेट, जैसे आप लोगों को भी शायद मालूम होगा कि मिस्टर को एक टारगेट दे दिया जाता कि इतनी चाय के पैकेट बेचो तो आपको ये मिलेगा, होता होगा शायद, मुझे नहीं मालूम है ना। तो वो जो टारगेट सिर पर तबला लगता है ना भावेश भाई का, है क्या? नहीं है।
नहीं है, नहीं, मुझे लगा भविष्य में करे। तो जब वो टारगेट सिर पे पड़ता है ना, तो खाना पीना छूट जाता है। और हम औरतें क्या सोचते, क्या मालूम क्यों टेंशन से घर में आते, बाहर तो आराम से घूमते, लेकिन एक कमाने वाले को मालूम रहता है कि टपला कितना खतरनाक होता है। और जब कंपटीशन में 2-4 बंदे आगे निकल गए ना, अरे हमारा टारगेट हो गया, तो हवा ही खत्म, पूरी हवा टाइम में फिस हो जाती है, भूख नहीं लगती, कमाना है, टारगेट कंप्लीट करना। तो ऐसे हमारा LIC का टारगेट था। तो मुझे लगा कि कर लूंगी, लेकिन नहीं हुआ मेरे से टारगेट कंप्लीट। तो मैंने सोचा ठीक है, ये साल में अगले साल कर लेंगे। तो मेरी बेटी ने एक क्वेश्चन किया मुझे, मम्मी जीना है तो रोना क्यों, और रोना है तो फिर जीना ही काहे के लिए तेरे को, तू रोती बैठेंगी कि टारगेट नहीं हो रहा है, तो फिर जीना छोड़ देना। हम दोनों बड़े हो गए, कमाने लग गए, तू नहीं भी रही तो कोई परवाह नहीं है। अब मेरे दिमाग खटक गया, मैं बोली ये क्या बोल रही है, मेरी बच्ची जिसके लिए मैं तन मन सब चीज लुटा चुकी, और वो बोलते मम्मी तेरी गरज ही नहीं है मेरे को, तो कितना बुरा लगता होगा। मैं रात भर रोई कि मुझे बुरा लगा, मेरी बेटी ने आज ऐसा बोला। लेकिन सुबह उठ के मैंने पॉजिटिव जब सोचा कि वो मेरे को ताना क्यों मार रही थी कि मम्मी उठ और जा मार्केट के अंदर, और मैंने 3 दिन में 1 करोड़ का टारगेट कंप्लीट किया। तो अपने आप को तो फक्र था, लेकिन जब अपने परवरिश को जब अपने सामने ये प्रश्न खड़ा करती है और उसका जब उत्तर अच्छा मिला ना मुझे, तब मालूम पड़ता है कि मेरे बच्चे, भगवान ने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, आज वो बच्चे मुझे उंगली पकड़ के चला रहे हैं। जैसे आज आपकी बेटी है खड़ी, उसकी नटखटा वो बचपना मैंने देखा, मेरी क्लास की ड्राइंग क्लास की वो बच्ची थी, तो वो जब स्कूल क्लास में आती थी तो मुझे मालूम था कि बड़े घर की बेटी है, और हमारे पास बिछाने को चटाई भी नहीं थी मेरे घर में। तो मुझे बहुत झिझक होती थी कि भविष्य की बेटी को मैं ऐसे कैसे बिठाऊं, लेकिन वो बच्चे बैठती थी आराम से, जितना मुझे फील होता था उससे ज्यादा बिंदास वो बच्ची थी। तो मैं उसको एक दिन पूछी थी, वो शायद 4th या 5वीं में थी, कि बेटे घर जाके कंप्लेंट तो नहीं करेंगे। तो बोले आंटी मुझे तो और 1 घंटा सीखने का। मैं बोले क्यों, नहीं, बोले घर की चिक चिक से बच जाती हूँ मैं, इसलिए मैं क्लास को आती हूँ। तो मैं बोले क्या चिक चिक होती, नहीं, बोले स्कूल से आने का, बस्ता रखने का, और फिर बोलने का मम्मी हंटर काजल होमवर्क कर, फिर पढ़ाई कर, होमवर्क कर। अब होमवर्क और पढ़ाई में कुछ फर्क है क्या, कोई फर्क नहीं, लेकिन इसको लगता है फर्क है, उसको लगता नहीं फर्क है। तो बोला आंटी आप 2 घंटे बिठाओ, हम बैठ जाएंगे, हमको घर पे नहीं जाने का। तो वो बच्ची 7:30 बजे आती थी, मेरे घर से 11:30 बजे जाती थी। तो वहां से मुझे एक सबक और एक्सपीरियंस मिला, जब मुझे तकलीफ थी कि जब वो बच्ची 4 घंटे बैठ सकती है बिना नाश्ता करे, बिना खाए पिए, बोर हो रही, नहीं कर रही, उससे कोई लेना देना नहीं, उसको यहाँ सब ग्रुप के साथ बैठ के मस्ती करना थी। तो फिर मैं मेरे बिजनेस के अंदर क्यों नहीं 4 घंटे बढ़ा दूं, मैं भी तो कर सकती हूँ। और वो बच्ची से मेरे को पहला सबक उस दिन याद आया जिस दिन मैंने जहर डाला था, कि जब वो बच्ची बिना AC, बिना पंखे के मेरे घर बैठ सकती है, तो मुझे बिना इंग्लिश के मैं भी तो जा सकती थी मार्केट में, क्यों बच्चों को मारने को तुल गई मैं। और वो गिल्टी इतनी बुरी लगी मुझे कि आज मैं आप लोगों के बीच में बैठ के बात कर रही हूँ, ये जंग जीती हूँ। आंटी की मेडिकल हिस्ट्री भी बहुत ऐसे सुने तो वो भी होना चाहिए, तो वो भी आंटी थोड़ा शेयर करें। यदि आज मैं ये बोलूं कि मेरी बॉडी डोनेट करनी है, तो डॉक्टरों की लाइन लग जाएंगी, क्योंकि दोनों पैरों में ऑपरेशन हो चुके हैं, दोनों घुटने डैमेज हैं, उसके बाद कमर की रीढ़ की हड्डी के 5 फ्रैक्चर हैं, उसके बाद में ब्रेन ट्यूमर हो चुका है मुझे, किडनी में भी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा कोरोना के अंदर मैं भी लपेट में आ गई थी, वेंटिलेटर पे चली गई थी। और जिस दिन वेंटिलेटर लगने के 1 दिन पहले का किस्सा बताऊंगी मैं, आप बोर तो नहीं होंगे ना, क्योंकि वो भी एक सबक है
कि हम लोग कितनी जल्दी निगेटिव हो जाते हैं। तो जैसे मालूम था कि मतलब कोरोना गया, मतलब ऊपर की टिकट बुक हो गई, पक्का वो डर था। तो मेरे बेटे को भी कोरोना हुआ, वो घर पे था और मैं हॉस्पिटल, हम माँ बेटे यहाँ थे और बेटी तो कनाडा चली गई थी। तो अब वो डॉक्टर बहुत अच्छे पहचान के थे, रिलेशन बहुत अच्छे थे। तो डॉक्टर बोले कि आप एक रूम में पड़े रहो, सो गए जाके। अब वो ऑफिस से स्टाफ आता था, खाना नीचे दे के जाता था, नीचे से वॉचमैन ऊपर लेके आता था। और जो सिस्टर थी ना, वो मेरे टेबल से बाहर एक टेबल था, उसमें सब उसका था, उसको मैं टच नहीं कर सकती थी। मेरी टचिंग बॉर्डर एक वो सलाइन की, वो उसमें पानी की बोतल लटका दी थी और एक बेल, कि आपको कुछ भी चाहिए बेल और कहीं टच न मत करना आपने। अभी 3 दिन तो बहुत अच्छे निकल गए एंजॉय करके, वीडियो था, मोबाइल था, व्हाट्सएप था, हंसते खांसते निकल गए। चौथे दिन शाम को 7 बजे लंच आया नहीं मेरा, तो दिमाग पलट गया, स्टाफ को कोरोना हो गया क्या। पहला जो खाना बना के देती थी उसको तो कोरोना हो गया क्या। अब जवाब तो कोई देने वाला था नहीं मेरे पास। लकीली अच्छी लगती है कि 9 बजे टिफिन आया। वो सिस्टर जैसा रोज थर्माकोल का प्लेट डालती थी, ऐसा प्लेट ऊपर से डाली, खाना डाली और मुझे रोना शुरू। तो साले कुत्ते से कहीं भी थी जिंदगी है। मैं कुत्ते को रोटी देती हूँ ना, तो नीचे उतर के उसके लिए एक अच्छी सी थाली है मेरे घर पे मिट्टी की, उसमें झुक के देती हूँ मैं। ये साला क्या बेकार है, ऊपर से रोटी डाल रहे हैं, सब्जी डाल रहे हैं और खा रहे हैं अपन। बोले ये क्या लाइफ है अपनी, इतना पैसा कमाई में कुछ काम का नहीं आ रहा आज मुझे। तो वो जो निगेटिव थॉट घुसा मेरे दिमाग में, 3 घंटे में ऑक्सीजन लेवल मेरा नीचे गिरना शुरू हो गया। 8:30 बजे डॉक्टर राउंड पे आए थे तो एकदम नॉर्मल, और 12:30 बजे मेरा ऑक्सीजन लेवल 79 और चक्कर शुरू हुए। डॉक्टर चारों खड़े हो गए और फिर डॉक्टर बोले कि सुनंदा तुझे औरंगाबाद शिफ्ट करना पड़ेगा वेंटिलेटर के लिए। मैं कहा मुझे नहीं जाना। तो बोले नहीं। मैं कहा मेरे को नहीं जाना जालना छोड़ के, आप यहाँ ही मेरे संसार में डाल दोगे तो चलेगा, लेकिन जालना नहीं छोड़ना है। तो डॉक्टर मोजेस को बुलाया उन्होंने, तो बोले सुनंदा तेरे को हुआ क्या था। मैं कहा कुत्ते जैसे उठ गए मेरे को, तो कैसे खा रही है, मेरे को वो दिमाग में घूम रहा है। तो बोले इसलिए तेरा बीपी हाई हो गया और तेरा ऑक्सीजन लेवल उसलिए, तो दिमाग से क्यों सोच रही है ऐसा। उन्होंने एक शब्द बोला, बोले कुत्ते के 4 चीजें हैं, हाथ पांव, दो दो चार, तेरे भी है। कुत्ते के 2 कान है, तेरे भी 2 कान है। कुत्ते को जीभ है, तेरी भी जीभ है। सिर्फ कुत्ते की भाषा अलग है, तेरी भाषा अलग है, फर्क क्या है। तू ये क्यों सोच रही कि कुत्ते जैसी रोटी दे रहे। तू ये सोच आज तेरे को रोटी तो मिल रही है तेरे घर की, और जब तू सब में से जीत गई तो यहाँ से भी बाहर निकलना। और विदिन सुबह 8:30 बजे मेरा ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया। तो यहाँ ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए हम लोग हाउस वाइफ है, घर में रहते हैं, कुछ ना कुछ सुबह से शाम तक एक घंटा तो कुछ गलत हो ही जाती। कभी पति नहीं सुने, कभी नौकरानियां नहीं सुनती, तो दिमाग पलट जाता है। अपन गधे जैसे सुबह 5 बजे उठो, रात को गधे जैसे सो जाओ, और ऊपर से आदमी बोलते करती क्या। सर ये क्वेश्चन भगवान ने बहुत गलत बनाया। अगर भगवान मिला ना तो मैं लड़ लूंगी। करती क्या, अरे करती क्या, करती क्या, पूरे दुनिया में गोल घूमते हो, घर के अंदर आप गोल घूम के बताओ करती क्या है। तो वो लॉकडाउन में बहुत बहुत मोदी जी को थैंक्स बोलूंगी, जो लॉकडाउन पीरियड है ना, उसमें आदमियों को समझ में आ गया हम करते क्या है। तब समझ में आ गया करते क्या है। तो ये सारी चीजें ऐसी है ना कि जब तक हम बिजनेस में उतरो या न उतरो। अच्छा, सबसे पहले प्रश्न ये आता है ना काजल, बिजनेस करना तो क्या करना, सवाल आता है सबको। अच्छा, मेरे पास एक लेडी है, मेरे घर के सामने रहती है, मेहंदी के कोन बेचना शुरू करी इसने। तो पहले दिन हमने कटोरी में मेहंदी घोली, तो बोले सुनंदा मारवाड़ी है, सबके घर में मेहंदी रहती। मैं कहा अपन कौन बेचेंगे, नहीं बिके। फिर हम वो हल्दी कंकु होता है ना, उसके अंदर हमने फ्री में कोन बांटे, और आज उनके पास 7,500 कोन की मशीन चालू है विद इन 13 साल। उसके बाद एक है मेरी सहेली,
अगर आपको उनका मैं कांटेक्ट नंबर दे दूंगी, आप कभी भी उससे बात करो। जबलपुर में रहती है। एक जमाने में वो करोड़पति थी। रोड एक्सीडेंट हुआ, घर के पूरे जेंट्स 6 मेंबर एक साथ डेथ हो गई। और पढ़ी लिखी वो अकेली मेरी सहेली थी, और घर के अंदर 6 बुजुर्ग, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, बुजुर्ग सब जिंदा, और सबके बच्चे जिंदा, जेंट्स कमाने वाला एक भी नहीं। और जब घर पे बॉडी आना चालू हुई एक एक, और पेपरों पे साइन चालू हुई, तो जैसे मैंने कहा ना कि हमको पेपर नहीं मालूम थे, उन्होंने अंधाधुंध पेपरों पे साइन करना चालू कर दिया। पूरी प्रॉपर्टी, फैक्ट्रियां सब पार्टनरशिप हड़प के 12 दिन के अंदर सब चले गए, और वो पूरे रोड पे आ गए। जहां उनके पास 3-3 गाड़ियां खड़ी थी, वो धर्मशाला में शिफ्ट हुए। और फिर उन्होंने मेरे को, वो सुषमा ने फोन किया कि सुनंदा क्या करूं मैं कहते तेरे पास 6 सीनियर सिटीजन है, तू सब्जी का काम शुरू कर। तो सब्जी का क्या काम निकलेगा, आप कोई कल्पना कर सकता है? उसने सब्जी तोड़ना, मेथी की भाजी तोड़ना और बैग में रखना, भिंडी कट करना, बैग में रखना, आलू बफा हुआ देना, 5 किलो के पैकेट। तो बोले ये कौन खरीदेगा? मैं कहा तेरे आजू बाजू जितनी बैंक है, गवर्नमेंट ऑफिस है, उसमें जा, उन लेडीजों से मिल, आपको जो चीज की जरूरत है आप ऑफिस छूटते हुए मेरे से खरीद के ले जाना। आज उसके पास 250 लेडीज काम कर रही है, फैक्ट्री बन गई है। जो फुटपाथ पे थी, आज उसके पास रोटी बनाने की मशीन है। अभी जैसे मेरे को यहाँ घर जाने के बाद खाना बनाना आ रहा, गेस्ट आ गए, तो कितनी नानी याद आती है ना। तो मैं जाते जाते उसको बोलूंगी कि मेरे को आधा किलो बफा हुआ आलू दे दे, 10-12 थेपला दे दे, दाल बाफ के दे दे, मैं बाकी का कर लूंगी, तो सोफा हो जाता है ना। तो बिजनेस कोई भी कर सकते हैं आप, जरूरी नहीं है आप कल्पना करो आपको क्या क्या आता है। सिर्फ आपका गुण है ना, उसको खींचो बाहर आप, और अपनी ताकत बना लो। अब गजरा बेचने वाली आज यहाँ पर फूलों के हार बेचती है, और ऑनलाइन बिजनेस चालू है। मेरे घर से एक घर छोड़ के तौरा वाला है, वो चटाई के अपन जो नायलॉन की चटाइयां बनाते हैं ना, तो बिछाते, उसके ऊपर वो लेस लगाती है, और वो भी बेच रही है। वो ऑनलाइन शुरू हो गया उसका आज। पूछिए। हाँ, आंटी, आंटी डर गए अब तो। गोल गोल घूम के मेरी अमानत मेरे पास आ गई। ये भी सबक है, आपकी कमाई आपके पास आती है। अपने पास टाइम शॉर्ट है और टाइम हो गया है, तो जिस किसको भी क्वेश्चन पूछना है वो हैंड रेस करें और आंटी को पूछ सकते हैं। आप जिसको मत यार, पहली सीढ़ी यहीं पार कर लो। सबके मन में क्वेश्चन चल रहे हैं, पर पूछना क्यों? मैं भी बाजू वाली हंसेगी, है ना? मैं भी गई हूँ आंटी के साथ, मैं भी मेरे बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर लेके आए हुई हूँ। तो है आंटी में उतना है गट्स कि अपने को कुछ ना कुछ तो वे बता देते हैं। तो अगर कोई है, क्योंकि आप सब बैठते हो आपकी शॉप पे, तो कुछ ना कुछ तो क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे। या तो आपको उससे बड़ा होना होगा, या तो जो कर रहे हो उसको अच्छे से संभालना होगा। तो आपको कुछ भी पूछना है तब पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन तो आपके पास आया होगा कि एक हाउसवाइफ और बिजनेसमैन दोनों अगर एक ही लेडी को रोल करना रहा, तो मैनेजमेंट कैसा करना होता है? सुबह उठना, खुद को तैयार करना, किचन बनाना, चाहे बाइयां कितनी भी लगा लो, उनके सिर पे भी एमबीए खड़ा करना पड़ता अपने को, बाइयों के पीछे भी, बराबर है। उसके बाद दुकान के कस्टमर को हैंडल करना, फिर दोपहर को घर में रिलेटिव है, सास ससुर, उनको हैंडल करना, ये सब कैसे मैनेज करना, ये क्वेश्चन होगा सबके। एक ही चीज है, मैं एक ही लाइन में जवाब दूंगी। क्या आपको आपकी माँ ने ना बोलना सिखाया है कि आप इसमें हार जाओ? आप अपने आप को क्वेश्चन करो। मैं इस माँ की बेटी हूँ जिसने मुझे बचपन से भी कभी ये नहीं सिखाया बेटा तू हार के घर आना, फिर इसमें भी क्यों हारे? है, नहीं हार सकते। हम टेढ़े मेढ़े इंसानों को जब संभाल सकते हो 24 घंटे जिंदगी भर, तो चुल्लू भर पानी है, निकाल लोगे।
पूछना है किसी को कुछ? थैंक यू सो मच आंटी। मैंने तो बहुत कुछ लिया है आपकी लाइफ से। आई होप कि इनमें से भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ लेके जाएगा। थैंक यू। शायद बोलने में मेरा कुछ अप एंड डाउन आवाज में भी हुआ होगा, क्योंकि एक आखिर हूं तो मैं भी एक औरत ही। पुरानी बातें याद आ जाती तो आंखों में पानी आता ही है, चाहे कितना भी कमा लो आप। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मुझे यहाँ बहुत प्यार से और हंसते हुए सुना, वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि खाना इतना अच्छा था ना, तो नींद आना स्वाभाविक था यार। और वही भर दोपहर और जाने की तैयारी में, अब सब जाने की तैयारी में होंगे ना, बराबर। और आप लोगों को मेरा नंबर ले लेना, चाहे तो काजल से ले लेना। आपको जब कभी किसी चीज की जरूरत है कि मुझे यहाँ प्रश्न अटक रहा है, आप बेहिचक मुझे कॉल कीजिए। ये तो ऐसा हमारा साथी है, वो काजल से ज्यादा मेरा साथी है रोड़िया, कि कहीं ना कहीं कुछ भी ऐसा नहीं कि मुझे भी प्रश्न नहीं आते, मुझे भी बहुत सारे टेढ़े रास्ते आते हैं, तो हम लोग आपस में बात कर लेते तो खत्म हो जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। और सबसे बड़ा हैप्पी वुमेन्स डे। एक्चुअली हैप्पी वुमेन्स डे रोज रहता है हमारा, ये तो गवर्नमेंट ने बना दिया एक दिन। हम तो रोज ही हमारे घर की रानियां हैं, है ना? नहीं, पर ये रानियां आज सब छोड़ के अपने बीच में आई है। हाँ, तो ये रानियों को आज कुछ अच्छा लग रहा है। आज कितना अच्छा लग रहा होगा ना, आज लग रहा होगा कि हम हमारे कमाई पे आए हैं, बरोबर है। किसको नहीं लग रहा कि आके फंसे हम? नहीं, काजल को मत देखो आज, वो नहीं बोलेगी किसको भी। किसको ऐसा लगा है कि यार दिन खराब हो गया, क्योंकि सबने आज स्पेशल साड़ी पहनी होगी, चॉइस करके, अपनी चॉइस से, अपने चॉइस से अपना मेकअप किया होगा। आज न किचन का झंझट, न साला पति आएगा चाय बनाओ कि झूठे बर्तनों, कोई झंझट नहीं। आज आपने एक दिन अपनी लाइफ जी है, तो रोज ऐसे अपनी लाइफ जियो। थैंक यू काजल, थैंक यू रोड़िया जी, और थैंक यू